हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं वो पर्यावरण एवं समाज है। ठीक है, इसे आप देखिएगा यूजीसी नेट जेआरएफ जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं जिनका आगामी परीक्षा है, तो उसमें जो यूनिट 7 दिया है वो पर्यावरण एवं समाज के बारे में दिया गया है, जिसके अंतर्गत आपको पर्यावरण और उससे संबंधित समाज में क्या प्रभाव पड़ता है या क्या क्या कदम उठाए गए इन सब चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 बात की जा रही है कि भारत के किस एकमात्र सम्राट ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया। तो कौन से ऐसे सम्राट थे जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया था। ऑप्शन ए दिया गया औरंगजेब, ऑप्शन बी दिया गया शाहजहां, ऑप्शन सी दिया गया इनमें से कोई नहीं और ऑप्शन डी दिया गया सम्राट अशोक। तो बताइए कौन से ऐसे सम्राट थे जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए बढ़ावा दिया, तो कई कदम उठाए थे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी सम्राट अशोक। ठीक है, इन्होंने जो है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। तो इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्यावरण के लिए संरक्षण देने के लिए कौन से एकमात्र सम्राट थे, तो अशोक थे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें बात की जा रही है कि एजेंडा 21 कितने खंडों में विभक्त है। ऑप्शन ए दिया गया है 4, ऑप्शन बी दिया गया है 2, ऑप्शन सी दिया गया है 3 एंड ऑप्शन डी दिया गया है 10। तो बताइए एजेंडा 21 कितने खंडों में विभक्त था। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए 4। ठीक है, एजेंडा 21 कितने खंडों में विभक्त था, तो 4 खंडों में विभक्त था। अब आइए समझते हैं कि एजेंडा 21 क्या होता है और कितने जो 4 खंडों में विभक्त था उसमें क्या क्या बात किया गया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जानते हैं। तो एजेंडा 21 इसके बारे में जानते हैं। देखिए एजेंडा 21 जो है ये वैश्विक स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर और स्थानीय इन तीनों स्तर पे मानव पर्यावरण पे क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं इन सब चीज़ों को जानना और उसमें सुधार करना, ये एजेंडा 21 का कार्य था। ठीक है, अब अगर बात की जाए एजेंडा 21 को कब लागू किया गया, तो एजेंडा 21 जो कि ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो में आयोजित हुआ था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, उसके अंतर्गत 14 जून 1992 को, ठीक है 14 जून 1992 को एजेंडा 21 को की बात की गई और इसे स्वीकार किया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है एजेंडा 21 को कब स्वीकार किया गया, 1992 में किया गया और ये मानव पर्यावरण के पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में था। उसके अलावा एजेंडा 21 जो है ये अगर देखिए स्वीकार किया गया 1992 में और उसके अलावा बात किया जाए कि पूर्ण रूप से इसने कार्य करना कब स्टार्ट किया, तो ये दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग जब सम्मेलन हुआ था जो कि विश्व शिखर सम्मेलन दूसरा माना जाता है। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन दूसरा माना जाता है। इसमें एजेंडा का क्या क्या कार्य किए जाएंगे 21 के अंतर्गत इन सब चीज़ों की बात की गई थी और पूर्ण रूप से इसे लागू किया गया था। और इसकी कार्यसूची की अगर बात की जाए कि एजेंडा 21 में कितनी कार्यसूची है, तो 29 है। अध्याय कितने हैं, 40 है। तथा कितने खंड में विभक्त किया गया है या वर्गों में बांटा गया है, तो 4। और कौन कौन से खंड हैं, तो पहले खंड में बात किया गया है सामाजिक और आर्थिक आयाम की, दूसरे खंड में बात किया गया है विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन, तथा तीसरे खंड में बात किया गया है प्रमुख समूहों की भूमिका को सुदृढ़ बनाना, चौथे खंड में बात किया गया है कार्यान्वयन के साधन कि किस किस तरह से कार्य करें। तो ये 4 खंड है। अभी पीछे केवल पूछा गया कि कितने खंडों में बांटा गया, 4। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एजेंडा 21 में कि कौन सा खंड शामिल नहीं है, तो ये चारों खंडों को आप नोट कर लीजिएगा और इसमें से कोई एक अलग दे दिया जाएगा, उसे भी मिलान करने को आ सकता है। तो आई होप आपको एजेंडा 21 समझ में आया होगा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ये 1992 में इसको स्वीकृत किया गया और 2002 में जो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में उसमें इसे पूर्ण रूप से कार्य करने का सहमति मिली और इसमें कार्यसूची 29 है, अध्याय 40 है और खंड 4 हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्योटो सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन ए जैव संरक्षण, ऑप्शन बी वन रक्षा, ऑप्शन सी वन्य जीवों की सुरक्षा या ऑप्शन डी पृथ्वी पर हो रहे ताप में वृद्धि। तो बताइए क्योटो सम्मेलन का क्या प्रमुख उद्देश्य था। तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पृथ्वी पे हो रहे ताप में नियंत्रण वृद्धि जो हो रही है इन सब के विषय में क्योटो सम्मेलन किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि ताप में वृद्धि जो हो रही है उसे कम किया जाए, ठीक है, उसको नियंत्रित किया जाए। अब आइए समझ लेते हैं क्योटो सम्मेलन कब किया गया और इसके क्या क्या उद्देश्य थे, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो समझते हैं क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है। तो देखिए
क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को 159 देशों ने सहमति करके हस्ताक्षर किया था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल बोला जाता है। अब इस सम्मेलन में किस चीज़ की बात की गई थी, तो अमेरिका द्वारा प्रस्तावित हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेदार 6 गैसों की कटौती करना था, क्योंकि ये जो गैसें थी ये तापमान में वृद्धि कर रही थी, तो इन गैसों में कटौती करना इसका लक्ष्य था क्योटो प्रोटोकॉल का। और ये जो 6 गैसें थी ये कौन कौन सी थी, तो ये जो गैसें थी ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ये जो थी ये हरित गृह गैसें थी। और इनसे क्या हो रहा था, इनसे ताप में वृद्धि हो रही थी, तो इनको कंट्रोल में करने के लिए कहा गया था। और यह संधि सन 2006 में रूस द्वारा हस्ताक्षर करने के उपरांत क्या हुई, प्रभावी हुई, जो कि जिसकी अवधि कब तक थी, सन 2012 तक थी। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। और क्योटो प्रोटोकॉल में 2 अनुसूची बनाई गई थी, जिसमें पहली सूची जो कि विकसित जो देश थे उन देशों पर बाध्यकारी थी कि उन्हें ये चीज़ें फॉलो करनी ही थी, क्योटो प्रोटोकॉल में जो बात कही गई थी। और अनुसूची 2 में विकासशील देशों के लिए बात की गई थी, लेकिन उनके लिए ये बाध्यकारी नहीं था। ठीक है, तो अगर इस संधि के तथ्यों को जाने कि क्या बात हुआ है मेन रूप से, तो इसमें पहली बात की गई थी कि विकासशील देशों से ज़्यादा विकसित देश हरित गृह गैसों के लिए उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। तो इसमें बात किया गया कि विकसित देश जो होते हैं वो हरित गृह गैसों के लिए ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं, तो उनको इस पर नियंत्रण लगाना होगा। और दूसरी बात की गई थी इसमें कि विकासशील देश में हरित गैसों का उत्सर्जन में कमी लाएंगे, मतलब जितना भी उत्सर्जन होता है उसमें भी वो कमी लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये उन पर बाध्यता नहीं था। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल जो कि ताप नियंत्रण के लिए था और ये हरित गृह गैसों को कंट्रोल में करने के लिए था, और सबसे ज़्यादा बाध्यकारी किस पे था, विकसित देशों पे था। और विकासशील देशों से कहा गया था जो उत्सर्जन करते हैं उनमें कमी लाए। कितनी अनुसूची थी, 2 अनुसूची थी। ठीक है, आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजेंडा 21 के क्रियान्वयन पर निगरानी रखते हुए किस आयोग का गठन किया गया। ठीक है, पहला है पर्यावरण सम्मत विकास, दूसरा है पर्यावरण आयोग, तीसरा है पर्यावरण संरक्षण एवं विकास, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो एजेंडा 21 के कार्यों के लिए कि कार्य वो किस प्रकार करेंगे, उन पे निगरानी कौन रखेगा, किस आयोग का गठन किया गया, तो इस आयोग का नाम था ऑप्शन ए पर्यावरण सम्मत विकास। ठीक है, एजेंडा 21 जो 1992 में प्रभावी कब हुआ था 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन में। ठीक है, और इसके लिए ये कार्य सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन सब चीज़ों के लिए निगरानी रखने के लिए जिस आयोग का गठन किया गया वो कौन सा था, पर्यावरण सम्मत विकास। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टॉकहोम के मानव पर्यावरण सम्मेलन में पहली बार कितने देशों ने भाग लिया। ऑप्शन ए है 102, ऑप्शन बी है 119, ऑप्शन सी है 128 और ऑप्शन डी है 146। तो जो मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में उसमें कितने देशों ने भाग लिया था, ये बात की जा रही है। आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा, तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी, 119 देशों ने भाग लिया था। अब आइए जानते हैं मानव पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था और किन किन देशों ने भाग लिया था और इसमें क्या क्या उद्देश्य रखे गए थे, इन सब चीज़ों को जानते हैं। देखिए, मानव पर्यावरण जो कि जिसे स्टॉकहोम सम्मेलन भी जाना जाता है, ठीक है, ये कब हुआ था, ये 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 से प्रारंभ होकर 16 जून 1972 को समाप्त हुआ था। तो ये कब हुआ था, 5 जून 1972 को प्रारंभ हुआ था और समाप्त कब हुआ था, 16 जून 1972 को ये समाप्त हुआ था। ठीक है, और इसके उद्देश्य की बात की जाए तो इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवीय पर्यावरणीय के संरक्षण एवं सुधार का विश्वव्यापी समस्या का निदान करना था, कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर मानवीय पर्यावरण के संरक्षण और उसका सुधार करना था, तथा पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहला प्रयास था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि स्टॉकहोम सम्मेलन ये जो था पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रयास था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इस सम्मेलन में 119 देशों ने भाग लिया। पहली बार एक ही पृथ्वी का सिद्धांत स्वीकारा गया कि पृथ्वी एक है और इसको संरक्षित रखना हमारा लक्ष्य है। ये इस सम्मेलन में बात की गई थी। 119 देशों ने इसमें भाग लिया था और इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का जन्म हुआ था। तो अगर पूछा जाए कि UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका जन्म कब हुआ, तो आपका कब हुआ था,
1972 में हुआ था, ठीक। और इस सम्मेलन में मानवीय पर्यावरण को संरक्षित करने का तथा उसमें सुधार करने तथा राज्यों व अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को दिशा निर्देश दिए गए थे। और प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा भी इसी सम्मेलन में, क्योंकि ये 5 जून 1972 को स्टार्ट हुआ था ना, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा भी इसी में की गई थी। और इसके अलावा अगर कुछ चीज़ें जानते हैं तो इसे स्टॉकहोम घोषणा पत्र भी कहते हैं, जो कि 1972 के नाम से जाना जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन में पारित संविधान स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 के नाम से प्रसिद्ध है। इस घोषणा पत्र में 26 सिद्धांत स्वीकार किए गए थे। तो अगर पूछा जाए स्टॉकहोम सम्मेलन में कितने सिद्धांत स्वीकार किए गए थे, तो 26 सिद्धांत स्वीकार किए गए, जिसमें से महत्वपूर्ण जो है वो यहाँ पे लिखे हुए। नंबर 1 है मानवीय पर्यावरण की घोषणा, नंबर 2 है मानवीय पर्यावरण के लिए कार्य योजना, नंबर 3 है विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किए जाने के लिए प्रस्ताव दिया गया था, नंबर 4 है नाभिकीय सशस्त्रों के परीक्षण का प्रस्ताव, नंबर 5 है दूसरा संयुक्त राष्ट्र मानवीय पर्यावरण सम्मेलन बुलाने की सिफारिश। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसके सिद्धांत थे, इनको याद रखिएगा। और टोटल कितने सिद्धांत दिए गए थे, तो 26 दिए गए थे। और इसे स्टॉकहोम घोषणा पत्र भी कहा जाता है। अगर केवल ये लिख के आ जाए स्टॉकहोम घोषणा पत्र कब बना, ये कब स्वीकार किया गया, तो 1972 में। आइए अब चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एपिको आंदोलन के सूत्रधार हैं। एपिको आंदोलन के सूत्रधार मतलब एपिको आंदोलन किसने चलाया? ऑप्शन ए बाबा आमटे, ऑप्शन बी याडूरंग हेगड़े, इसे पांडुरंग हेगड़े भी बोला जाता है, ठीक है, 2 चीज़ें कहीं लिखी रहती हैं। और तीसरा है सुंदरलाल बहुगुणा और चौथा है बाल ठाकरे। तो बताइए कौन है जो एपिको आंदोलन के सूत्रधार हैं? तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी याडूरंग हेगड़े या पांडुरंग हेगड़े, कहीं पे लिखा होता है पांडुरंग हेगड़े या फिर याडूरंग लिखा होता है। तो ये इसका आंसर है। एपिको आंदोलन के सूत्रधार किसने चलाया था? तो पांडुरंग हेगड़े ने चलाया था। अब आइए समझते हैं कि एपिको आंदोलन क्या होता है और कब चलाया गया। देखिए एपिको आंदोलन, यह आंदोलन भी चिपको आंदोलन की तरह ही पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया और यह भी एक क्रांतिकारी आंदोलन था। जिस तरह हम कहें कि उत्तर भारत में चिपको आंदोलन था, उसी तरह दक्षिण भारत में इसे एपिको आंदोलन मतलब वृक्षों को बचाने से संबंधित था, ठीक है। ये आंदोलन कब हुआ? यह आंदोलन अगस्त 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में शुरू हुआ था तथा यह आंदोलन वनों की सुरक्षा के लिए कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो ये आंदोलन जैसे उत्तर भारत में चिपको आंदोलन था, उसी तरह दक्षिण भारत में एपिको आंदोलन था, जो कि वनों की सुरक्षा के लिए था। और कब स्टार्ट किया गया? 1983 में स्टार्ट किया। कहाँ? कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में। तथा इसे किसने स्टार्ट किया था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो पांडुरंग हेगड़े ने किया था। बस इतनी सी चीज़ें याद रखने के लिए हैं। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एपिको आंदोलन कहाँ चलाया गया। तो अभी हम आपको पीछे पढ़ा ही चुके हैं कि एपिको आंदोलन कहाँ चलाया गया था। ऑप्शन दिया है दक्षिण भारत में, ऑप्शन बी दिया गया उत्तर भारत में, ऑप्शन सी दिया गया पूर्वी भारत में, या ऑप्शन डी दिया गया पश्चिम भारत में। तो बताइए पर्यावरण संरक्षण जो कि एपिको आंदोलन है कहाँ चलाया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दक्षिण भारत में। अगर आ जाए चिपको आंदोलन तो उत्तरी भारत में, अगर आ जाए एपिको आंदोलन तो दक्षिण भारत में, ठीक है, कर्नाटक में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण का बाध्यकारी दस्तावेज है, ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया रियो घोषणा पत्र, ऑप्शन बी दिया गया एजेंडा 21, ऑप्शन सी दिया गया है जायज आरक्षण संधि, ऑप्शन डी दिया गया वन रक्षा से संबंधित दस्तावेज। तो बताइए कौन सा इसका आंसर होगा कि विकास के साथ पर्यावरण का संरक्षण हो, ये बाध्यकारी एक दस्तावेज था। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी एजेंडा 21। एजेंडा 21 में ही बात किया गया था कि आप अपना विकास भी करें और विकास के साथ पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए भी कदम उठाएं, जो कि हमारे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जरूरी होंगी। तो एजेंडा 21 में ये बात की गई थी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व हैं। ऑप्शन ए बाबा आमटे, ऑप्शन बी मेधा पाटकर, ऑप्शन सी अरुंधति राय, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें बात की जा रही है नर्मदा आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व या व्यक्ति कौन कौन है। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन डी सही रहेगा, उपरोक्त सभी, कि नर्मदा आंदोलन से बाबा आमटे भी संबंधित है, मेधा पाटकर भी संबंधित है और अरुंधति राय भी संबंधित है। आइए अब समझते हैं कि नर्मदा आंदोलन जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये क्या है, कब स्टार्ट किया गया, ठीक है।
देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये जो आंदोलन था ये भारत में माना जाता है कि एकदम पूर्ण या परिपक्व आंदोलन था। क्यों? क्योंकि इसमें जो है राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण का एक चर्चा का विषय बन गया था कि पर्यावरण को बचाना एक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना। किस आंदोलन से? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। क्योंकि इसमें वैज्ञानिकों, गैर सरकारी संगठनों तथा आम जनता सभी ने इसमें भागीदारी अपनी निभाई थी, दिखाई। और नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना का उद्घाटन 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लेकिन 3 राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य एक उपयुक्त जल वितरण की नीति पर कोई सहमति नहीं बन पाई थी। और फिर 1959 में सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया ताकि जल संबंधी विवाद को हल करके परियोजना को शुरू किया जा सके। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में नर्मदा नदी पर एक परियोजना का उद्घाटन किया। क्या नाम था? सरदार सरोवर परियोजना। लेकिन इसमें 3 राज्य थे, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इन्हें जो लेकर के जल पर सहमति नहीं बन पाई। फिर उसी के आधार पर 1969 में सरकार ने नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया ताकि जल संबंधी विवाद को हल करके परियोजना को शुरू किया जा सके। लेकिन पर्यावरणविदों ने, स्थानीय लोगों ने 1985 में हाइड्रो बिजली के उत्पादन के लिए नर्मदा पर बांधों के निर्माण के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया, जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध कब? 1961 में। ठीक है, फिर 1969 में उसके लिए विवाद को स्पष्ट करने एक न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। और फिर 1985 में हाइड्रो बिजली उत्पादन के लिए नर्मदा पर बांधों के निर्माण के खिलाफ एक विद्रोह शुरू हुआ, जिसे ही नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इसके जो मेन जिन्होंने मुख्य रूप से नेतृत्व किया था वो मेधा पाटेकर थे तथा अरुंधति राय, बाबा आमटे और आमिर खान का इसे समर्थन मिला था इस पर्यावरण को। तो ध्यान रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बात की जा रही है कि एपिको किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए मलयालम, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी मराठी या ऑप्शन डी तमिल। तो बताइए, एपिको जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? तो हम आपको पीछे एपिको आंदोलन के बारे में पढ़ा चुके हैं और बताया भी था। दक्षिण भारत में ये शुरू हुआ था। कहाँ? कर्नाटक के कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन बी आंसर रहेगा कन्नड़, उत्तरी कन्नड़ में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा इसका आंसर दे लिया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें बात किया जा रहा है इस क्वेश्चन में कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया है 1972, ऑप्शन बी दिया गया 1986, ऑप्शन सी दिया गया 1984 या ऑप्शन डी दिया गया 1974। तो बताइए कब स्टार्ट हुआ था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम? तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। अब आइए समझते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम क्या होता है। देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है, इसमें अगर बात करें तो ये अधिनियम संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया और 19 नवंबर 1986 को लागू किया। ठीक है, कब पारित किया गया था? 23 मई 1986 को। और लागू कब किया गया था? 19 नवंबर 1986 को। और इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में 4 अध्याय हैं और 26 धाराएं हैं। ठीक है, तथा इसे पारित करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को भारत में कानून बनाकर लागू करना था। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो यूएनओ ने कदम उठाए थे, दिशा की तरफ प्रयास किया था, उसे भारत में कानून बनाकर लागू किया गया। और प्रथम अध्याय और धारा 1 के अनुसार इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। प्रथम अध्याय की धारा 2 में पर्यावरण प्रदूषण के परिसंकट में पदार्थ अधिभोगी शब्दों का विशेष परिभाषा दी गई है। ठीक है, धारा 1 में क्या बात किया गया है कि ये संपूर्ण भारत में लागू होगा। धारा 2 में प्रदूषण से संबंधी बात की गई है। और आपका अध्याय 4 जो है इसमें कानूनों का वर्णन किया गया। इसमें सद्भाव में की गई कार्यवाही के संरक्षण, अपराधों को संज्ञान में प्रयोजन की शक्तियां, नियम बनाने की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसका हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तथा फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी और आप इसे अच्छे से पढ़ भी सकते हैं कि अध्याय 1, 2, 3 और 4 में किन किन धाराओं को शामिल किया गया है और क्या क्या कार्य किया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में बात की जा रही है कि स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए खाड़ी देशों में शांति स्थापित करने से, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण से, ऑप्शन सी खाड़ी देशों में तेल संरक्षण से या ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें बात की जा रही है स्टॉकहोम घोषणा पत्र 1972 किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा, आई होप आप सभी ने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें बात किया जा रहा है मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन ए शांत घाटी आंदोलन, ऑप्शन बी एपिको आंदोलन, ऑप्शन सी चिपको आंदोलन और ऑप्शन डी नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो बताइए मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर संबंधित हैं। अरुंधति राय, आपको अभी पीछे बाबा आमटे, ये सब किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। और एपिको आंदोलन भी आपको समझा चुके हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं शांत घाटी आंदोलन, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, चिपको आंदोलन जो कि उत्तर भारत में स्टार्ट किया गया, एपिको आंदोलन दक्षिण भारत में, नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर जो हाइड्रो बिजली पर के लिए स्थापित किया जाता है उससे संबंधित था। अब शांत घाटी आंदोलन के बारे में भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। देखिए, शांत घाटी आंदोलन जिसे साइलेंट वैली मूवमेंट भी कहते हैं, ये केरल के पालघाट जिले में सघन वन को शांति घाटी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यह इतना सघन तथा शांत है कि कोई एक पक्षी भी अगर बोलेगा, आवाज़ करेगा तो उसे भी सुना जा सकता है। लेकिन योजना आयोग ने 1973 में कुंथीपुरा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना बनाने की अनुमति दी, जो कि इस घाटी से होकर बहती थी, मतलब शांत घाटी से होकर वो जल परियोजना बहती थी। तो बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि उनका मानना था कि बड़े पैमाने पर यहाँ पे जीव जंतु वृक्ष हैं और अगर ऐसा होगा तो उन सबको खतरा है, इसलिए इसका विरोध किया गया। और 1976 में केरल शास्त्रीय साहित्य परिषद नामक एक लोकप्रिय वैज्ञानिक संगठन ने एक प्रोजेक्ट बनाकर इसका विरोध किया और पर्यावरण जागरूकता के लिए सभी लोगों को बताया तथा लोगों के घोर विरोध और प्रोजेक्ट के बाद 1980 में इस प्रोजेक्ट को वापस ले लिया गया तथा शांत घाटी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। ठीक है, शांत घाटी क्षेत्र को क्या राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और ये प्रोजेक्ट वापस ले लिया गया था, इसे लागू नहीं किया जा सका था। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए हुए क्वेश्चंस और उसकी व्याख्या समझ में आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।